देखें, ड्यूरिंग सूट जो है हम प्लान के साथ या एट एनी टाइम बिफोर द फाइनल डिसीजन ऑफ द केस we can move the interlocutory application and the most of time पार्टीज जो है सबसे ज़्यादा जो इंटरलोकुटरी एप्लीकेशंस फाइल होती है वो है जो एप्लीकेशन अंडर सेक्शन सॉरी एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2। अब ये एप्लीकेशन क्या है? ये मोस्ट ऑफ टाइम आपने सुना होगा कि स्टे लेना है। एडवोकेट्स की जो प्रोफेशनल लाइफ में बीइंग अ क्रिमिनल लॉयर या बीइंग अ सिविल लॉयर, उसका जो सबसे बड़ा दो ही एम होते हैं कि अगर वो स्टार्टिंग में when you will start your career, one thing in your mind, when you will follow your seniors and when you will follow the court proceedings, then the wish will birth in your inside कि आपके अंदर में एक ख्वाहिश जो है वो जन्म लेगी। वो ये ख्वाहिश होगी कि एक तो होगी ख्वाहिश जो है कि कोई मर्डर ट्रायल हो जिसमें कोई बेल हो, वो आप प्रोसीड करो और उसमें किसी की बेल ग्रांट करवाओ। That time you will feel proud and you will feel successful. And when if you are civil lawyer, okay, but if you are civil lawyer at that when then you will what you will desire that there's a step proceedings and you will convince the court and court will grant you a stay proceedings. Court will grant your party a stay on certain things. अब ऐसा क्यों है? क्योंकि देखें, बेल जब मर्डर की बेल हो या किसी प्रॉपर्टी में स्टे ग्रांट कराना हो, वो इतना ही मुश्किल होता है केस उसमें कोर्ट से कन्विंस करना। क्योंकि जो इंजेक्शन का लॉ है दैट जो है वो डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट है, कोर्ट के डिस्क्रिशनरी पावर है। और कोर्ट जो है हर केस में लॉ ये कहता है, प्रिंसिपल ये है कि कोर्ट आर नॉट जो है रिक्वायर्ड टू ग्रांट स्टे ईच एंड एवरी केसेस। कोर्ट हैज टू बी मेक श्योर और बी केयरफुल विथ केयर एंड कॉशन द डिसाइड दोज एप्लीकेशन। तो उसमें आपको कोर्ट को बहुत ज़्यादा कन्विंस करना पड़ता है कि स्टे एप्लीकेशन में वो स्टे ग्रांट कर दे। क्योंकि अगर ये एक दफ़ा स्टे आपने देखा होगा हाई कोर्ट में या ट्रायल कोर्ट में किसी पार्टी को अगर स्टे मिल जाता है तो फिर वो कोर्ट से गायब हो जाते हैं एंड दे आफ्टर दे विल यूज डिलेइंग टैक्टिस। तो उसमें फिर कोर्ट जो है वो स्टे जो है वो नहीं कोशिश करती है कि केस फाइनली डिसाइड हो मेरिट पे और ये जो टेम्परेरी जो रिलीफ्स हैं उसे अवॉइड करे। तो बहुत मुश्किल जो है फिर जब आप अच्छे वकील बने, अच्छे वकील की वो निशानी है कि कोई उसकी स्टे की एप्लीकेशन जो है वो डिसमिस ना हो। और इसी तरह जब बेल एप्लीकेशन का एक सीरियस ऑफेंस, जिस मर्डर इज अ सीरियस ऑफेंस और हर मर्डर के केस में किसी को बेल नहीं मिलती, और वो अच्छे वकील की निशानी है कि उसकी कोई बेल एप्लीकेशन जो है मर्डर में वो रिफ्यूज़ ना हो। तो अब स्टे की एप्लीकेशन को फाइल करने से पहले यू मस्ट नो व्हाट इज द इंजेक्शन। द मीनिंग ऑफ द इंजेक्शन इज एन ऑर्डर बाय द कोर्ट टू पार्टी टू इफेक्ट दैट he shall do or refrain from doing a particular act. A judicial process by which one who has invaded or is threatening to invade the rights, legal or suitable, of another is restrained from continuing or commencing such wrongful act. अब स्टे इज द जुडिशियल ऑर्डर जो है वो थ्रू कोर्ट जो है, कोर्ट अथॉरिटी जो है किसी को, किसी इंडिविजुअल को जो है कि वो रिफ्रेन रोका जाए या ऐसे वर्क से जिससे कोई किसी पार्टी को थ्रेट हो कि उसके राइट पे जो है हमला होने वाला है और उसको अगर एफिजियस रेमेडी से उसको नहीं रोका गया तो उसका जो है जो है एक ऐसा नुकसान होगा जो कि जो है वो भरा नहीं जा सकता या उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो ऐसे एक्सट्रीम नुकसान से बचने के लिए पार्टीज जो है कोर्ट से स्टे दिलाती हैं। उसमें एक और जो स्कॉलर ने कहा है कि एन इंजेक्शन इज अ जुडिशियल प्रोसेस वेयर बाय अ पार्टी इज ऑर्डर टू रिफ्रेन and doing or not to do particular act or thing. In the former case it is called a restrictive injection and the latter case mandatory injection. What are the characteristics of the injection? An injection has three characteristics. It is a judicial process. The object thereby is restraining or prevention, या रोका जाए या मना किया जाए
एंड द थिंग रेस्ट्रेन और प्रिवेंटेड इज अ रॉन्गफुल, और जिस चीज से रोका जाए या मना किया जाए वो एक गलत एक्ट हो, रॉन्गफुल एक्ट हो। अब इसका कानून कहाँ है, वेयर इज द लॉ? देखें, कोर्ट में जो भी काम होता है कानून के ही मुताबिक होता है, बिकॉज द कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ लॉ, एंड वट एवर विल द थिंग विल प्रिवेल, दैट इज द लॉ। नो वन इज द अबव द लॉ। तो अब जिस चीज के लिए भी आप जाएंगे तो कोर्ट आपसे पूछेगी, court the ask with the first question is that what law says that, can court give you a relief under what law, what is the procedure? तो इंजेक्शंस के दो किस्म के कानून हैं। अब इंजेक्शन जो है स्टे, अब स्टे दो किस्म का है, सॉरी स्टे तीन किस्म का है। एक है जो है स्टेटस को, एक है टेम्पररी इंजेक्शन, और तीसरा है जो है परमानेंट इंजेक्शन, परपिचुअल और परमानेंट और मैंडेटरी इंजेक्शन। लेकिन तीनों पे असूल जो है उनका फर्स्ट प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट्स तीनों के सेम है, लेकिन नेचर डिफरेंट है। अब जिस तरह जो मैंडेटरी इंजेक्शन है या परमानेंट इंजेक्शन है वो आपको कोर्ट तब ग्रांट करती है जब पूरा सूट चल जाता है, मेरिट पे एक दफ़ा केस डिसाइड हो जाए तो वंस फॉर ऑल जो है कोर्ट कोई स्टे ग्रांट करती है, या कोई जो प्रिवेंटिव ऑर्डर जो है वो, दिस इज़ द प्रिवेंटिव ऑर्डर। तो अब ये सूट डिसाइड होना मतलब अगर कोई अर्जेंसी है विच इज़ द ग्रीव अर्जेंसी, तो सूट तो 5 साल 10 साल, फिर अपील, फिर सुप्रीम कोर्ट, उस वक्त तो फिर जब तक आपको कोर्ट रिलीफ दे तब तक तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो परमानेंट इंजेक्शन हासिल करना उसके लिए तो बहुत टाइम चाहिए। अब तो अब जब तक परमानेंट इंजेक्शन मिले तो तब तक आप क्या करेंगे? तो उस परमानेंट इंजेक्शन को हासिल करने के लिए फिर आप टेम्परेरी इंजेक्शन की एक एप्लीकेशन देते हैं। जो देखें, जो परमानेंट इंजेक्शन होता है, जो इंजेक्शन है वो है आपका स्पेशल रिलीफ एक्ट, वो है सेक्शन 52 से सेक्शन 57 तक। लेकिन जो टेम्परेरी इंजेक्शन है वो है सेक्शन 39 वन एंड सॉरी ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2, वो सीपीसी के तहत उसका असूल जो रूल जो है चलता है, वो 94 में भी है, उसकी नेचर 94 सेक्शन 94 सीपीसी में भी है और ऑर्डर 39 में भी है। लेकिन टेम्परेरी इंजेक्शन जो है वो आपको सिर्फ टेम्परेरी इंजेक्शन की एप्लीकेशन फाइल करने से जो है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आप 39 पढ़ेंगे तो उसमें जो है क्लियरली मेंशन है कि जब ये एप्लीकेशन फाइल होगी तो उसमें डिफेंडेंट को सुना जाएगा, डिफेंडेंट को नोटिस इशू किया जाएगा, फिर वो ऑब्जेक्शन एतराज़ उस पर दाखिल करेगा। तो ये तो फिर लंबा प्रोसेस हो जाएगा, मतलब आपकी लाइन भी जो एप्लीकेशन है वो 1 साल तक मुश्किल है कोई इसकी कोई हेयरिंग हो। अब मतलब मेन सूट 5 साल या 10 साल चले, फिर एप्लीकेशन का प्रोसेस जो है स्टार्ट हो उसको भी 6 महीने 1 साल लग जाए, तो दैट इज़ दी नॉट फेयर इनफ के इतना लंबा लेके जाए। जितना डिफेंडेंट को टाइम मिलेगा वो इतना ही प्लेंटिफ को नुकसान देती है। अब टेम्परेरी इंजेक्शन जब तक आपको मिले या आपकी एप्लीकेशन डिसाइड हो, देन व्हाट यू विल डू। अब उसका फिर क्या, उसकी क्या रेमेडी है? फिर उसका हल जो है उसको हम कहते हैं स्टेटस को। स्टेटस को जो कोर्ट ग्रांट करती है वो अंडर सेक्शन 151। अब स्टेटस को मतलब क्या है कि वो चीज़ जो जूं की तूं है उसको वैसा ही रखा जाए टिल द डिसीजन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द टेम्परेरी इंजेक्शन। अब वो जो स्टेटस को मिलता है वो 15 दिन से ज़्यादा नहीं मिलता, और हर 15 दिन के बाद उसके लिए कोर्ट से आपको एक्सटेंशन लेनी पड़ती है। ऑपरेशन ऑफ जो है स्टेटस को में बी एक्सटेंड टिल द फर्दर डेट, मतलब कोर्ट उसमें जो है वो इनडेफिनेट टाइम के लिए नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ जो है 15 दिन के लिए होता है। और 15 दिन तक फिर अगर एप्लीकेशन डिसाइड हो गई तो वो फिर 39 में जो टेम्परेरी इंजेक्शन मिलेगा फिर वो उसको सुपरसीड कर लेगा। लेकिन अगर जो है वो देखा जाएगा कि वो डिले क्यों हो रहा है। अगर अपोनेंट की वजह से डिले हो रहा है तो वो एक टाइम एक्सटेंड हो जाएगा स्टेटस को का फर्दर 15 डेज के लिए, और उस केस में भी फिर 15 दिन से ऊपर डेट नहीं होगी। और अगर टेम्परेरी इंजेक्शन मिल गया तो उसकी भी टाइम लिमिट है 39 में, कि वो 6 महीने से ज़्यादा ऊपर उसका टाइम पीरियड नहीं होता। कोई भी टेम्परेरी इंजेक्शन अगर किसी को ग्रांट हो जाए तो फिर 6 महीने के बाद दोबारा उस पर कोर्ट रिकन्सिडर करती है, उसके लिए फिर कोर्ट को दोबारा सेम पॉइंट्स पे जो है उसको कन्विंस करना पड़ेगा। ये तो मैंने आपको एक थारोली जो है इसका लॉ ऑफ इंजेक्शंस का जो है मैंने एक ओवरव्यू दिया आपको। अब उसमें जो है डेफिनेशन भी बता दी। अब टेम्परेरी इंजेक्शन क्या है, दैट इज द नेचर ऑफ द टेम्परेरी, इसको इंटरियम इंजेक्शन भी कहते हैं, विच इज रूल्ड बाय द ऑर्डर ऑफ द सीपीसी ऑर्डर 39। अब आ जाए 52 53 में और 54 में।
वो इंजेक्शन डिफाइंड है, उसमें नेचर जो है टेम्पररी इंजेक्शन जो है और परपेचुअल या परमानेंट इंजेक्शन। और उसके अलावा मैंडेटरी एंड परपेचुअल या परमानेंट इंजेक्शन फ़र्क क्या है? मैंडेटरी इंजेक्शन जो है वो 55 ऑफ द स्पेसिफिक एक्ट में डिफाइन है। मैंडेटरी इंजेक्शन जो है वो ग्राउंड होता है उन चीज़ों के लिए जिसमें ईजमेंट्स राइट्स जो हैं वो आपके अगर वायलेट हों। ईजमेंट्स राइट्स कौन कौन से हैं? एनी पर्सन हैज़ अ राइट टू जो है इंजॉय दी वे thoroughfare which is common. Every person has a right to enjoy the sunlight, fresh air, और उसके अलावा न्यूजेंस जो रिलेटेड चीज़ें ना हो तो वो मैंडेटरी इंजेक्शन में जो है वो जिस तरह कोई जो है एक स्ट्रीट है जहाँ पे फैमिलीज रहती हैं और वहाँ पे बच्चे भी होते हैं, बच्चों का पार्क भी है, वहाँ पे कोई बंदा आके एक बड़ा जो है डिग करे कोई जो है होल, ओपन होल जो है वो डिग करे तो उससे पार्टीज को खतरा रहता है। तो इसमें तो अगर पानी जमा हो गया या कुछ ऐसा आ गया या कोई बंदा गिर गया तो उससे कैजुअलिटी हो सकती है। तो फिर वो कोर्ट में जाएंगे उसके लिए इंजेक्शन के, इनको रोका जाए इस चीज़ से, इस काम से। तो उसको अगर कहेंगे तो ये मैंडेटरी इंजेक्शन है। और अगर जो है परमानेंट इंजेक्शन जो है वो किसी सूट जो है उसकी प्रोसीडिंग्स को स्टॉप करने के लिए, दैट विल बी द मैंडेटरी इंजेक्शन। किसी को किसी काम से किसी कोर्ट को रोका जाए प्रोसीडिंग से, या किसी कोर्ट ऑर्डर के ज़रिए कोई काम रुकवाया जाए या प्रिवेंट किया जाए, तो दैट इज़ दी जो है परपिचर और परमानेंट इंजेक्शन। और ग्राउंड, अच्छा इनके ग्राउंड्स क्या हैं? नेक्स्ट स्लाइड में जो है व्हाट विल बी द ग्राउंड्स। देखें जो है इंजेक्शंस ग्रांट कराने के लिए 3 थिंग इज मैंडेटरी। ये 3 चीज़ें जो हैं वो प्रिंसिपल हैं इस जो है नेक्स्ट स्लाइड में जो हमने अभी आपकी स्क्रीन पे अपेयर हो रही होगी। तो दीज आर द 3 इंग्रेडिएंट्स जिसमें जो है लोकस स्टैंडाई मस्ट बी इन फेवर ऑफ द पार्टी हु इज वांटिंग द इंजेक्शन इज देयर फेवर। अब वो लोकस स्टैंडाई किस चीज़ पे बेस करता है कि पार्टी मस्ट हैव केस, प्रिमा फेशी केस। प्रिमा फेशी केस कहते हैं कि केस मस्ट बी आर्ग्यूएबल, मतलब उसमें समरली कोर्ट कन्विंस हो जाए कि इसका केस बहुत स्ट्रांग है और इसका राइट जो है वो वायलेट हो रहा है, जेन्युइन केस हो। और उसके अलावा जो है इर्रिपेबल इंजरी जो है, अब इर्रिपेबल इंजरी जो है दैट विल, अच्छा इर्रिपेबल इंजरी उस चीज़ को कहते हैं कि अगर कोर्ट किसी को देखेगी कि इस स्टे ग्रांट या स्टे ग्रांट ना करने से नुकसान किसको ज़्यादा हो रहा है, जो ना तलाफी हो। अब ना तलाफी नुकसान क्या मतलब, क्या हो गया कि ऐसा नुकसान अगर स्टे ग्रांट करने से नुकसान ज़्यादा डिफेंडेंट को तो नहीं हो जाएगा, या स्टे ग्रांट करने से जो है ना करने से प्लेंटिफ को तो नुकसान नहीं हो रहा, या अगर स्टे ग्रांट करने से डिफेंडेंट को तो नुकसान नहीं हो रहा, तो इसको हम इर्रिपेबल इंजरी कहते हैं। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस ये कहते हैं कि हु द पार्टी विल मोस्टली एट डेंजर, दैट इज द बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। अब इर्रिपेबल लॉस इस तरह का लॉस होता है कि वो इन द शेप ऑफ मॉनेटरी कंपनसेशन विल नॉट बी कंपनसेटेड, मतलब अगर उसका कोई अल्टरनेटिव मॉनेटरी नहीं है, अगर लॉस हो जाए फिर बिल फर्ज कोर्ट स्टे नहीं देती, और कोर्ट देखती है कि अगर वो पार्टी केस जीत जाएगी तो उसको कोर्ट कंपनसेट करवाएगी, मतलब इन शेप ऑफ मनी। लेकिन कुछ ऐसा नुकसान है जो देखेगी कि अगली पार्टी विल नॉट एबल टू कंपनसेट, तो इसको बेहतर है कि इसको यहीं पे रोका जाए, तो इसको हम रिपेबल इंजरी कहेंगे। तो जो पार्टी कोर्ट से कहेगी उसको स्टे इन फेवर ऑफ स्टे पास किया जाए, तो उसको 3 चीज़ें कोर्ट में जो है अपने फेवर में प्रूव करनी होंगी कि मस्ट हैव अ प्रिमा फेशी केस, मस्ट फेस इररिपेबल इंजरी, एंड बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस जो है, जो पलड़ा जो ज़्यादा भारी हो वो उस पार्टी का हो। तो ये होते हैं 3 इंग्रेडिएंट्स टू आर्ग्यू ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द स्टे, टेम्पररी और परमानेंट।